हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। रीड के प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस सीरीज का हम लोग ये आज तीसरा पार्ट करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। आज के इस पार्ट 3 में हम लोग 2017 का पेपर करने वाले हैं और हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये एक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, कि करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है क्वेश्चन का। तो पहला ही लिखा है डू यू हैव गॉट कार, ये बिल्कुल गलत है। हैव यू गॉट अ कार, ये हैज़ हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की। हाँ, अगर पहला सेंटेंस में कुछ इस तरीके से लिखूं कि डू यू हैव अ कार तो सही है, डू यू हैव अ कार वो सही होता। डू यू हैव गॉट अ कार जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, सही स्ट्रक्चर है हैव यू गॉट अ कार। और इसी तरीके से जब हम डू यू हैव गॉट अ कार गलत है तो डिड यू हैव गॉट अ कार भी गलत है, एंड डिड यू गॉट अ कार भी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो सही ऑप्शन जो है वो हैव यू गॉट अ कार या डू यू हैव अ कार, ये दो स्ट्रक्चर्स हो सकते थे इसमें, हैव यू गॉट अ कार या फिर डू यू हैव अ कार। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये देख लेते हैं द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस। जब हम कहते हैं ये ब्रोक इनटू जो है, ब्रोक इनटू आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, ये हमेशा साथ ही रहेगी, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ब्रोक जो है वो कैसी फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म है। और जब एक्टिव फॉर्म में हम कहते हैं कि सेकंड फॉर्म गिवन होती है तो आप पैसिव में इसकी जो बी फॉर्म होगी वो क्या होगी, वोज वर होगी। तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म के लिए आप क्या यूज करेंगे, इज एम आर। सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे, वोज वर। तो पहले हम सिर्फ वोज वर ढूंढ लेते हैं और वोज वर के साथ क्या होगा आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ वोज वर कहाँ गिवन है, ये देखिए वोज यहाँ पे गिवन है, माई हाउस वोज ब्रोकन इनटू, और ये साथ में भी रहेगी इस तरीके से, और ये थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गई है। और थीव्स वर ब्रोकन ये तो गलत है क्योंकि यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, यहाँ एक्टिव वॉइस का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो माई हाउस है ये यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसे सब्जेक्ट बना दिया। तो माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, ये थीव्स वर क्योंकि ये तो गलत हो गया, ये तो हमने यही सब्जेक्ट और यही सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ये गलत है। और फिर है माई हाउस, ये यहाँ तो ठीक है लेकिन ये हैड भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म गिवन है। तो सेकंड फॉर्म के साथ आप क्या यूज करते हैं, वोज वर यूज करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ ये लिखा है माई हाउस वॉज ब्रोकन बाय, ये सिर्फ ब्रोकन लिख दिया। और मैंने बताया था कि जो फ्रेजल वर्ब है ये ब्रोक इनटू, ये क्या रहेगी, ब्रोकन इनटू के रूप में साथ में ही रहेगी। तो आपका बिल्कुल ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स। बहुत आसान क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। कोई ऐसा बहुत डीप जाके कोई क्वेश्चन ये नहीं है, आपको अच्छे से समझ भी आ गया कि सेकंड फॉर्म है पहली बात, और आपको क्या करना है, वोज या वर्ब में से एक लगेगा। आपको पता है माई हाउस है आपका सब्जेक्ट, अब तो वोज लगना है, ये भी तय हो गया। और एक बात इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चली कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती है उन्हें साथ रखना है। मान लीजिए कि लाफ एट होगा तो वो साथ रहेगा लाफ्ट एट के रूप में, अगर ये ब्रोक इनटू है तो वो ब्रोकन इनटू हो गया तो वो साथ में ही रहेगा। ऐसा जैसे यहाँ से हमने इनटू को हटा दिया फोर्थ ऑप्शन में से, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। ये लिखा है विच इज द करेक्ट ऑप्शन, राघव इज द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉय। हम कहते हैं कि राघव इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, ये स्ट्रक्चर तो सही होता है, राघव इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ये स्ट्रक्चर नहीं है, देन एनी हम किसके साथ लगाएं, सुपरलेटिव के साथ हम नहीं लगाते हैं जनरली। राघव इज टॉलेस्ट, यहाँ पे द नहीं लगा इसलिए ये गलत हो गया है। फिर है राघव इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि राघव इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। और फिर है राघव इज द मोर टोल बॉय, ये द मोर टोल हम इस तरीके से कंपैरेटिव के साथ जो है वो द का यूज नहीं करते हैं। हाँ, कंपैरेटिव के साथ जो है वो द का यूज दो कंडीशंस में हम लोग करते हैं। और कब करते हैं, या तो ऑफ द टू दे रखा हो, जैसे मैं कहूं कि शी इज द टॉलर ऑफ द टू, या ऑफ द टू गर्ल्स,
ऑफ द टू जो है वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। अगर इस तरीके से लिखा हो यहाँ पे ऑफ द टू, तब आप समझ लें कि यहाँ हम अगर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो द साथ में लगता है। लाइक शी इज द टॉलर ऑफ द टू, शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। देखिए कंपैरेटिव है टॉलर, और टॉलर के साथ हमने क्या लगाया, द यूज किया, और हमने यहाँ लिखा इस तरीके से द टॉलर, और हम लिखेंगे शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स भी लिख सकता हूं आगे, और यहां भी खत्म कर सकता हूं मैं ऑफ द टू। तो ऑफ द टू कॉन्सेप्ट जब होता है उसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। और दूसरा जो होता है वो पैरेलल कंपैरिजन होता है। जैसे मैं कहता हूं कि द हायर यू गो द कूलर यू फील। देखिए हायर क्या है, हायर कंपैरेटिव डिग्री है, और मैंने क्या यूज किया, द यूज किया। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो क्या हो रहा है कि आप दोनों तरफ क्या यूज कर रहे हो, द का यूज कर रहे हो, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप द का यूज कर रहे हो। और आप कहोगे कि सर ये डिग्रीज तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स को लेकर अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाए तो हम ये कह नहीं सकते कि ये डिग्री का क्वेश्चन है, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ इसे कर लिया है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है, राघव इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, ये बिल्कुल सही है। द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु रोट दिस पोएम। आपको ये भी ध्यान लग गया कि हु रोट दिस पोएम, रोट क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है। रोट क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो आपको पता है वोज वर्ब का यूज होगा। दो तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं, देखिए, और आपको पता होगा कि फर्स्ट जो है ऑप्शन वो मैं बाय हुम से लिखूंगा, बाय हुम। और फिर देखिए ये जब एक्टिव जो इंट्रोगेटिव होता है तो वो पैसिव भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहता है, ये बात आप ध्यान रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होता है तो वो उस फॉर्म में नहीं रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वो हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रखनी होती है, वो हमें स्टेटमेंट के रूप में लिखनी होती है। लेकिन यहां क्वेश्चन अगर है तो वो क्वेश्चन फॉर्म में ही रहता है, पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय हुम के जस्ट बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन। तो ये आपका इस तरीके से एक सेंटेंस हो गया, बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन। और अगर मैं इसे एक और तरीके से लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं हु से भी स्टार्ट कर सकता हूं और लिखूंगा हु वॉज, यहां पे लिखेंगे दिस पोएम रिटन बाय, हु वॉज दिस पोएम रिटन बाय, इस तरीके से। तो ये दोनों ही सही है। यहां देख लेते कहां दिया है, ये ऑप्शन दिया आपको बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। प्रश्न है तो प्रश्न के रूप में ही पैसिव वॉइस को रखना है। आपको यहां पे ये शायद एक ऑप्शन और दिया जा सकता था कि बाय हुम दिस पोएम वॉज रिटन, जो कि गलत होता। बाय हुम दिस पोएम वॉज रिटन, बाय हुम दिस पोएम वॉज रिटन। तो दिस पोएम वॉज हो गया तो वो गलत हो गया, वॉज दिस पोएम ही होना चाहिए। और वॉज पहले क्यों लगा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता कि बाय हुम दिस पोएम वॉज रिटन, ये देखिए, ये मैंने पहले सब्जेक्ट लगा दिया और बाद में यहां वोज लगाया, ये अब क्वेश्चन फॉर्म नहीं रही, इसलिए ये यहां पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो होना क्या चाहिए, बाय हुम वोज पहले लगेगा, ये ही बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी में तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि आपको वोज वर ही देखना था, सेकंड फॉर्म थी, वोज वर देखना था। और ये वोज वर तो बस यहीं दे रखा है, बाकी ये वोज यहाँ पे बीइंग दे रखा है, ये हैड दे दिया यहाँ पे, तो अलग अलग से कुछ आपको आंसर्स दे रखे हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये आपके लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये लिखा है कि द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टेटमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और वो सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट। और क्योंकि एक बड़ा
सिलेबस जो है एक छोटे पीरियड में जो है वो पूरा नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक बच्चे की मेंटल एज को देखते हैं, उसकी एबिलिटी को देख के ही क्या करते हैं, एक मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, ग्रेडेड करते हैं, मतलब ग्रेडेशन उसका करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सही वो क्या, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, कि मेंटल एज के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखिए दो चीज़ें पूछी जा सकती है। पहली चीज़ जो पूछी जा सकती है कि एक छोटे पीरियड में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हम किस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का, कि हम उसे एक मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं कि एक छोटे पीरियड में, एक लिमिटेड पीरियड में उसे पूरा किया जा सके। दूसरी बात कि हम स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी, उसकी एज के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, सिलेबस को सेलेक्ट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन की यहाँ पे बात हो रही है, और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग तो आपके कोर्स में है। डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। तो ये पता है, देखो प्रोपोर्शन टर्म ही ऐसा है कि हम इक्वल प्रोपोर्शन में, चाहे वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, 4 स्किल्स है, तो इनको क्या करें हम लोग, इक्वल ट्रीटमेंट दें, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में हम लोग ट्रीटमेंट दें। ऐसा नहीं है कि लिसनिंग ज़्यादा हो रही है तो स्पीकिंग कम हो रही है, स्पीकिंग ज़्यादा हो रही है लिसनिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हर जो स्किल होती है उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में उस पर ध्यान हमें देना चाहिए, अटेंशन हमें देनी चाहिए। तो ये आपका प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल है। फिर हम देखते हैं विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स अ ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। ज़ील की बात हो रही है, बिल्कुल सही है कि आसान है आपके लिए। ज़ील मतलब यहाँ पे क्या है कि एक उत्साह हो, एक मोटिवेशन से ही क्या होता है, आप में एक एनर्जी आएगी, उत्साह आएगा एक तरीके का। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात चल रही है कि आप में एक ज़ील आए, उत्साह आए किसी काम को करने का। अगर मैं आपको कुछ बात कहता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ, तो आप में वो ज़ील आएगी कुछ करने की, एक उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी कुछ काम करने की। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है ज़ील को टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। मोटिवेशन ये यहाँ पे गिवन है, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। फिर हम देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स में जो डीमेरिट्स थे, उसमें जो कमियां थी, उसमें जो ड्रॉबैक्स थे, उसके रिएक्शन में एक मेथड आया था, और वो मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड था। तो उसके रिएक्शन में आया था। देखिए एक सीक्वेंस में भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो उसकी जो कमियां थी उसके रिएक्शन के अगेंस्ट में जो है वो डायरेक्ट मेथड आया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ये गिवन है, डायरेक्ट मेथड इसका सही आंसर होगा। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लिखा है विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। नेचुरल मेथड आपको पता ही है कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड होता है। इसे नेचुरल मेथड क्यों कहा जाता है, कि जिस तरीके से एक बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को सीखता है, उसी चीज़ को हम, उसी मेथड को, उसी तरीके को जो है वो फॉलो करते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो हम क्या करते हैं, एक बच्चे को लैंग्वेज के अंदर छोड़ देते हैं। और ऐसा ही होता है कि आप भी जब लैंग्वेज सीखे हैं एक बच्चे के रूप में, तो एक लैंग्वेज के अंदर आपको छोड़ दिया गया, और धीरे धीरे आपने क्या किया, उस लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया, और फिर आप क्या है, बोलने लगे। तो वही चीज़ जो है वो डायरेक्ट मेथड में होता है कि लैंग्वेज का एक्सपोजर जो है वो दिया जाता है एक स्टूडेंट को। तो इसी तरीके से ये इस मेथड को नेचुरल मेथड भी कह दिया गया है, क्योंकि ये जिस तरीके से एक मदर टंग हम लोग सीखते हैं उसी तरीके को अपनाता है ये मेथड। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सही जवाब होगा। चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पिछली क्लास में भी हमने किया था कि हम अगर बात करते हैं LSRW की, और आपको पता है कि ये लिसनिंग जो है ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, ये प्रोडक्टिव स्किल है, ये भी रिसेप्टिव स्किल है, और ये भी प्रोडक्टिव स्किल है। मतलब आप लिसनिंग और रीडिंग तो रिसीव करते हैं, और फिर क्या है, आप स्पीकिंग और राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं।
तो वो प्रोडक्टिव स्किल है। तो हमें यहाँ पे लिसनिंग जो है वो क्या है आपको पता है, लिसनिंग यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल है, स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल है, रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है, रीडिंग अलाउड भी तो क्या है रिसेप्टिव स्किल है, वो कोई भी रीडिंग हो वो तो रिसेप्टिव होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, स्पीकिंग सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, पिछली क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर। प्लेजर के लिए क्या पढ़ते हैं, आनंद के लिए तो देखो आप कोई रिपोर्ट तो पढ़ोगे नहीं आनंद के लिए, ठीक है, डिक्शनरी कोई भी आनंद के लिए तो जनरली नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो हमारे कोई आप मेंटल लेवल को ऊंचा करने के लिए आप पढ़ते हो, नॉलेज के लिए पढ़ते हो। लिटरेचर जो होता है ना वो प्लेजर के लिए, जनरली हम लिटरेचर को क्या करते हैं, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ताकि आपको आनंद आता है पढ़ने में। लिटरेचर कई प्रकार का हो सकता है, वो आपको किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो वो क्या होता है, प्लेजर के लिए होता है। तो लिटरेचर जो है वो प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, जिस्ट होता है, जिस्ट ज ज ज है, ठीक है। आपको पता है जी के बाद आई आया है जनरल, जैसे हमने जिम की बात की थी, ये सॉफ्ट साउंड है जी की ज, और हार्ड साउंड क्या होती है ग। तो ये क्या है, ये जिस्ट है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा जिस्ट, ये इस तरीके से जिस्ट है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं हम जिस्ट। तो जिस्ट क्या होती है, एक तरीके की समरी होती है, एक पूरी, मान लो कि एक बड़ा टेक्स्ट है, बड़ा पैसेज है, तो उसके भाव की बात करते हैं, उसकी समरी की जब हम बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जिस्ट कहते हैं। देखिए दो तरीके की रीडिंग की हम लोग बात कर रहे थे, पहला जो है वो क्या स्किमिंग है और दूसरा क्या स्कैनिंग है। स्कैनिंग क्या होता है कि आप स्कैन करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मान लो कि आप कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में किसी को मान लीजिए कि खेल का पेज पसंद है, खेल की बातें पसंद है, तो वो क्या करता है, फटाफट एक टर्न करता है पेज को और अपने ज़रूरत की जो चीज़ है वो फटाफट देख लेता है। वो क्या एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही ले रहा होता है, तो वो क्या है स्कैनिंग होती है। और फिर आपका स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग होती है पूरा उसको पढ़ना, और स्किमिंग शुरू से लेके एंड तक पढ़ना, ताकि हम उस पूरे पैसेज का जिस्ट पता लगा पाए, मतलब कि उसकी समरी जो है उसका भाव पता लगा पाए। और वो कैसे होगा, वो तो स्किमिंग से होगा। स्किमिंग क्या है कि किसी पैसेज को थरोली पढ़ना होता है, पूरा पढ़ना होता है, जिससे कि हमें उसकी समरी, उसका भाव पता चले। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, स्किमिंग होगा। स्कैनिंग के लिए क्या कहेंगे, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये लिसनिंग की बात हो रही है, ये इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। अगर आप देखो, आपको सुनना है तो किससे सुनेंगे, ये पेन से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, किताब से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, किससे सुनेंगे, सुनेंगे तो ये टेप रिकॉर्डर से सुनेंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, टेप रिकॉर्डर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके के एक टेस्ट होता है कि आप कितना सुन के कितना समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई भी रिकॉर्डेड ऑडियो चला दिया, आप उसे सुनते हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं उससे रिलेटेड, तो आपने कितना अच्छे से सुना है, वही क्या है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपकी सूझबूझ देखी जाती है उसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल आइटम्स। तो ये देख लेते हैं हम। रियालिया एक टर्म होता है, ये क्या होता है कि एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फूड की बात कर ले, ड्रिंक की बात कर ले, क्लोथिंग की बात कर ले, या कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को सिखाते हैं। मान लीजिए कि मैं ये एक पेन यूज़ कर लेता हूँ, मैं कहूँगा कि जस्ट स्पीक समथिंग ऑन दिस पेन, तो ये रियालिया के रूप में एक यूज़ हुआ, और आप पेन पे कुछ बोलते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सिखाते हैं। तो ये रियालिया एक क्या है, एक एवरीडे ऑब्जेक्ट है, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। तो रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं उसकी लैंग्वेज आप सीखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, रियालिया होगा। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको। और ये देख लेते हैं, द टेस्टी हैज टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद करेक्ट ऑप्शन, विच स्किल इज टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट।
टेस्टी मतलब जो टेस्ट दे रहा है, मतलब स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, वो टेस्टी उसको कह दिया है। तो वो क्या करता है कि हैज़ टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा, अबेंडन वर्ड लिखा, ठीक है। अब मुझे इस वर्ड को रिप्लेस करके कोई नया वर्ड लिखना है। मान लीजिए यहाँ अबेंडन वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, और इसकी जगह मुझे एक नया वर्ड लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ लीव, ठीक है। तो ये लीव लिखा, तो ये मेरी क्या चेक हो रही है, यहाँ पे मेरी राइटिंग स्किल जो है वो चेक हो रही है। हालांकि मेरा इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा मत जो है दोनों ही चीज़ों में जाता है कि रीडिंग और राइटिंग दोनों ही तो चेक होती है कि आप रीड नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे ऐसे। लेकिन जब हमने ये कह दिया ना कि इसको रिप्लेस करके कुछ और हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन लिखना है या आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, तो जनरली हम क्या कह रहे हैं, राइटिंग की बात ही यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि बिना रीडिंग के राइटिंग यहाँ हो नहीं सकती थी, लेकिन क्योंकि आपको बता दिया कि अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह कुछ और हमें बताने की बात हो नहीं रही है, जनरली यहाँ लिखने की बात ही हो रही है। तो यहाँ जो मुझे लगता है इसका ऑप्शन जो है वो जो आपका माना गया है वो राइटिंग ही माना गया है। तो यहाँ पे इसे राइटिंग ही माने आप। नेक्स्ट जो है, डैश measures students achievement in relation to a specific task which he will later be required to perform। ये जो आपका है कि measures students achievement, आपको पता है हमने पहले एक बात की थी पिछले में, कुछ कई प्रकार की टेस्टिंग है, इवेल्युएशन है। जैसे हमने अटेनमेंट टेस्ट की बात की थी। वो अटेनमेंट टेस्ट क्या था, करंट नॉलेज को चेक करता है, आपकी करंट नॉलेज कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको चेक करता है, ठीक है। एक टेस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, ये यही है कि एक स्टूडेंट्स की अचीवमेंट इन रिलेशन टू ए स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है, उसमें हम लोग एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं। और इससे पता चलता है कि लेटर जो मतलब आने वाले जो भी उसके करियर में या लाइफ में या जो भी हमें स्किल चाहिए उसमें वो निपुण है या नहीं, वो आगे उस काम को कर सकता है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से विदेश जाना है, तो आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा लैंग्वेज का। तो वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, एक कोई भी आपको पर्टिकुलर एरिया में आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग देखी जाएगी कि आप वहाँ जाकर लेटर इन लाइफ परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है टू इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, जो बाद में उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक तरीके के ये स्पेसिफिक एक आपको टास्क में एक या स्पेसिफिक एरिया में आपकी जो है एबिलिटी चेक की जाती है कि आप आगे आके उसमें कहीं भी परफॉर्म, आगे जाकर परफॉर्म उसे कर पाएंगे या नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप बाहर जा रहे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि वहाँ आप इस फील्ड में परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। लेकिन ये दो टेस्ट और है, ये देख लेते हैं। इंटीग्रेटिव टेस्ट क्या है? इंटीग्रेटिव टेस्ट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इवेल्युएट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन अ वे दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हम कर रहे हैं कि चारों ही स्किल्स की, या जैसे लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड टेस्ट होगा कि आप ऐसे नहीं कि आप लिसनिंग में बहुत अच्छे हैं, या एक रियल लाइफ में आपको क्या चाहिए, रियल लाइफ में आपको चारों चीजें ही तो चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये नेचुरल बात है कि चारों ही स्किल्स होनी चाहिए। तो एक इंटीग्रेटेड वे में आपको चारों ही स्किल्स में निपुण होना जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है आपका। और इसी तरीके द गोल ऑफ एन इंटीग्रेटिव टेस्ट इज टू असेस अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन मोर नेचुरल एंड ऑथेंटिक वे इन रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशंस में वो क्या है, लैंग्वेज को यूज कर पाए, ये उसका इंटीग्रेटिव टेस्ट होता है कि वो जो मल्टीपल स्किल्स उसकी देखी जाती है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल्स जो है वो एक रियल लाइफ में वो कितना यूज़ कर सकता है अच्छे से, वो आपका इंटीग्रेटिव टेस्ट होता है। और इसी तरीके से एक टेस्ट जो है वो प्रोडक्टिव टेस्ट है। ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट दैट मेजर्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टिपिकली थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग। ये प्रोडक्टिव की हमने बात की थी। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है आपकी, स्पीकिंग है और राइटिंग है। तो ये यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्टिव स्किल्स को जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, टिपिकली थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग जो है उसकी एबिलिटी को हम
चेक करते हैं। और रिसेप्टिव टेस्ट में क्या होगा, विच मेजर्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो अगर रिसेप्टिव की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। देखिए रीडिंग है, रिसेप्टिव है, लिसनिंग है, रिसेप्टिव है कि हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और प्रोडक्टिव में क्या होगा कि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग कैसी है वो देखते हैं, मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स आपकी कैसे है। तो ये आपका प्रोडक्टिव टेस्ट होता है। देन व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग में जो है वो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ये क्या है, फेलियर इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सिंपल होना बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं चीज़ों को। अगर हम लैंग्वेज को ओवर सिंप्लीफाई कर देंगे, ओवर सिंप्लीफिकेशन उसका हो जाएगा, तो होगा क्या कि उसको कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो लैंग्वेज की रेंज को जान नहीं पाएगा पूरी तरह से। तो क्या होगा कि बहुत सी चीज़ें उसकी छूट जाएगी पीछे। तो लैंग्वेज में वो उतना प्रोफिशिएंट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन जरूरी नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन इज ओके, बट किसी चीज़ को ओवर, तो किसी चीज़ का होना ही क्या है, बेकार होता है। ओवर ईटिंग अपने आप में बेकार होती है, ठीक है, ओवर एक्सरसाइज भी बेकार होती है, तो ओवर सिंप्लीफिकेशन भी बेकार होता है। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, उससे क्या होगा कि हम लैंग्वेज का जो वास्तव में जो फुल रेंज है उसकी, वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम उस सेकंड लैंग्वेज को बहुत हल्का सा ही सीख पाएंगे, पूरी रेंज तक उसे नहीं सीख पाएंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है ग्रामेटिकल एरर्स रिफर्स टू। ये एरर्स इन सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स आपको पता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। और अगर ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो, आपने लिखा कि ही डिड नॉट वेंट देयर, अगर आपने लिख दिया ही डिड नॉट वेंट देयर, तो ही डिड नॉट गो देयर होना था, आपने क्या लिख दिया, ही डिड नॉट वेंट देयर। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई, उससे क्या हुआ, स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सिंटैक्स में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मतलब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई। तो एरर अगर आपका ग्रामेटिकल होगा तो वो क्या होगा, एरर किस में हो गया, सिंटैक्स में हो गया, मतलब स्ट्रक्चर में आपका एरर हो गया। इसी तरीके से लिखा है, आपका पैसेज था और पैसेज से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन बिना पैसेज के भी आपको ये क्वेश्चंस वैसे ही समझ आएंगे। और ये पहला क्वेश्चन याद दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर डंप। और डंप जो होता है आपको पता ही होता है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको गिराना है कहीं, है ना, ठीक है। मैं मान लीजिए यहाँ कुछ रैपर्स पड़े हैं, मैं कहूँगा कि डंप दीज रैपर्स इनटू द डस्टबिन, तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्पोज करना हो गया उसे, तो यहाँ पे ये डिस्पोज करना इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द एंटोनिम ऑफ रिडक्शन इज, किसी चीज को रिड्यूस करना, रिडक्शन उसका प्रमोशन करना, उसका अपोजिट हो गया। तो रिडक्शन, प्रमोशन, रिडक्शन का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा, दैट विल बी दिस प्रमोशन। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द वर्ब पोल्यूट कैन गिव अस द नाउन। अब पोल्यूट से हमें नाउन बनाना है, नाउन क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो TION जहाँ लगे होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं, ये नाउन्स होते हैं, ये भी ध्यान रख लो। जैसे हमने बात की थी IZE की बात की थी, वो क्या थे, या ISE से जो एंड होते थे वो क्या थे, वर्ब्स थी। इसी तरीके से TION से एंड होने वाले जनरली क्या होते हैं, वो नाउन्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, पोल्यूशन की बात कर लेता हूँ, पोल्यूशन के बाद कुछ भी आप बात करते हैं, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो TION से जो एंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पोल्यूशन, ये तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्पेलिंग गलत है, सॉरी। और ये पोल्यूशन की स्पेलिंग ये सही है, ठीक है, इसको गलत मान लें, जल्दबाजी में TION ही देख लिया। ये गलती आप भी कर सकते हैं, एग्जाम में आते हुए गलती हो जाती है, इसलिए ये गलती मत करना। और यहाँ पे आपका पोल्यूशन का सही स्पेलिंग जो है वो क्या है, सेकंड है, वो पोल्यूशन आपका सही है। फाइंड द करेक्ट one word for the phrase given below, converting waste into reusable material। आपको पता है कि रिसाइकलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी वेस्ट मटेरियल को क्या यूज़ के लिए वापस मतलब यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं उसका, और ये क्या होगा, रिसाइकलिंग होगा। यहाँ पे रिसाइकलिंग इसका सही आंसर है। और फिर देखें ये विच वन
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हालांकि ये पैसेज के अंदर से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन गिवन है। आपका इट्स जो है वो क्या है, डिटर्मिनर है इट्स यहाँ पे, और देन जो है वो तो यहाँ पे आपको पता है कंजंक्शन है, और दिस है ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये है आई हैव एक्सेस टू सेव वोटर। ये देखिए, ये वर्ड जो है इसको कैसे बोलेंगे, एसेस नहीं बोलना, ये क्या है, एक्सेस है। एक्सेस मतलब ये जो एक ये सी है, ये तो क्या बोला जाएगा, क, और इस सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, स। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो यहां पे आई हैव एक्सेस टू सेव वोटर, और एक तो ये भी ध्यान रख लो कि इसके बाद प्रपोजिशन कौन सा लगता है, ये भी पूछ लिया जाएगा, सिंपल, ठीक है, टू का यूज होता है। द अंडरलाइंड वर्ब हैव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए हैव यहां पे मान लीजिए मैं ये लिखता हूं, आई हैव अ बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लें, आई हैव अ बुक। तो क्या हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो तब होती है ना जब इसके साथ एक और वर्ब होती। हेल्प तो तब करती है किसी वर्ब की, ये तो अकेली यहाँ पे है, तो कोई और वर्ब तो इसके साथ है ही नहीं। मान लो कि मैं कहूँ कि आई हैव प्लेड, प्लेड वर्ब है और हैव अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ तो कुछ और वर्ब है ही नहीं, तो ये ऑक्सिलरी तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो ये नहीं है। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो तो नहीं है। वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट, ये अभी देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी, ये फिर वो हमारे जो प्रिंट करने वाले बंदे हैं ना, थोड़ा सा वो ई लिख देते हैं मॉडल, और है भी वो मॉडल्स हैं थोड़ा। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी तो है ही नहीं हैव, वो तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। और वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में कब होती है, जब आप हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म गिवन होता, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म गिवन होता, तब आप क्या करते, यहां इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती तो हम क्या कहते, प्रेजेंट परफेक्ट कहते। तो अगर मैं कहता कि आई हैव प्लेड, तब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव प्लेड लिखता तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे एक ऑप्शन रह गया, वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। तो अगर आपको हैज हैव अकेले नजर आते हैं, आई हैव अ पेन, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, ये आप ध्यान रखना, दैट इज ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं इसी तरीके से इज एम आर की भी बात करूं, वो भी सिंपल प्रेजेंट होंगे अगर वो अकेले हैं। अगर मैं कहूं कि ही इज अ बॉय, तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट ही होगा, ये ध्यान रखना। In phrase water crisis in the near future, the determiner used is, water crisis the near, तो आपको पता है कि the यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर आपको पता ही है कौन सा है, आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, तो यहाँ पे the आपका डिटर्मिनर है। देखिए 2017 का ये पेपर है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि वहां से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये, तो समझ भी आ रहा होगा, हो भी रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी तरीके का पेपर आता है। लेकिन आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो हैप्पीनेस की स्टेट में होना चाहिए, वो डरा हुआ नहीं होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए अलग तरीके की, एक फेस्टिवल के रूप में आपको एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, क्योंकि वो खुशी ही क्या करती है, आपको बिल्कुल हल्का रखती है, आपके मन को, आपके दिमाग को, आपकी सोच को, और उससे जो आप ऑप्शंस पे टिक लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी में बिल्कुल सही टिक भी लगते हैं, क्योंकि आप खुश होते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, सही सोचते हैं, कंफ्यूज्ड जो है वो नहीं होते हैं, खुश रह के पेपर दें। फिर आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। हालांकि डिग्री का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव का तो है, तो देख लीजिए, आपको पता भी होगा कि क्या है इसमें, कौन सा सही हो सकता है। नियर, मोर, नियर, नियरेस्ट, ये तो सही नहीं है। करेक्ट, मोर करेक्ट, करेक्टेस्ट ये भी सही नहीं है, या तो मोस्ट करेक्ट होता वहाँ पे। फ्यू, फ्यूअर, ये फ्यूएस्ट होता तो सही होता। ये फोर्थ, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव।
है क्या ये तो आंखों से सही पढ़ना है, बस इतना सा है। कई बार गलती यहाँ भी कर देते आप, क्योंकि कंफ्यूज्ड होगे तो गलती करोगे, खुश होगे तो आराम से देख लोगे, आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पेयर हैज बोथ द वर्ड्स एज कंजंक्शंस, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये पैसेज का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि यहाँ कंजंक्शंस, दोनों कंजंक्शंस कौन से है। आपके लिए तो आसान है ये क्वेश्चन कि ये देखिए एंड और दैट दोनों ही क्या है, कंजंक्शंस है। ये तो जोड़ते हैं, चाहे वो मैं कहूँ कि वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। आई नो दैट ही इज इल, आई नो दैट ही इज इल, और यहाँ पे दैट क्या है, कंजंक्शन है। और अगर मैं कहूँ कि राम केम एंड ही वेंट, तो एंड क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन हो गया। टेस्ट सीरीज आप कर रहे होंगे, जिनके पास नहीं है आज भी ऐसा कर सकते हैं कि ब्लॉसम डिजिटल ऐप डाउनलोड कर ले, और ब्लॉसम डिजिटल ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अभी आपके जितने भी दिन बचे हैं, बहुत बचे हैं, अगर मैं कहूँ कि 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिन को आप अगर दिन और रात में बदल देते हैं, मेहनत डबल कर देते हैं, तो आपके पास 20 दिन हो जाते हैं। क्योंकि समय को इसी तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, ज़्यादा पढ़कर इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो टेस्ट सीरीज आप ले, 10 उसमें मेजर टेस्ट दिए हुए हैं, अभी भी आप उसे कर सकते हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे उससे, और उसके बाद 15 उसमें वोकेबलरी के आपको टेस्ट मिलेंगे, और वही वोकेबलरी बार बार रिपीट कर ले, उसी तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आसान वाले तो आपने कर ही लिए, कुछ थोड़ा सा इससे जो थोड़ा लेवल अच्छा होगा, स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वो वहाँ आपको मिल जाएंगे, वो भी कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।